हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपके लिए एसटीआर शुरू की थी और हमने एसटीआर के बारे में एसटीआर क्या होती है उसके बारे में बात की थी कि एसटीआर में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और कैसे ये क्लासिकल फिजिक्स थी या न्यूटन की जो फिजिक्स थी उससे कैसे डिफरेंट है, इसका जनक कौन है, किसने इसको बनाया है। तो ये सब हमने बात की थी और मैंने आपको लास्ट जाते टाइम ये भी बताया था कि एसटीआर का मेन उद्देश्य था कि एक निरपेक्ष फ्रेम की खोज करना, या निरपेक्ष फ्रेम कैसा होता है कि हम किसी निरपेक्ष ऐसा कोई फ्रेम बना सकते हैं क्या कि जो बिना दूसरे फ्रेम के अपने आप में ही सब कुछ डिफाइन कर दे, या दूरी निकालें तो उसी फ्रेम में निकल जाए। तो हम एक स्वतंत्र फ्रेम की खोज करना चाहते थे और उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, और मैंने आपको बताया भी था कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट हम आज पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है, उसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि एक निरपेक्ष फ्रेम की खोज करना। तो आप सभी हेडिंग डालिए, मैं जो कुछ बोलता जाऊंगा उसको आप नोट करते जाना, मैं आपके नोट्स भी प्रिपेयर करवा दूंगा, ठीक है। तो जो मैं बोलूं वो लिखते जाना, ठीक है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालो माइकलसन मोरले प्रयोग या निरपेक्ष फ्रेम की खोज। लंबा खिंचेगा ये टॉपिक आज, तो थोड़ा धैर्य बना के रखना बेटा, ठीक है। हेडिंग डालो माइकलसन मोरले प्रयोग या निरपेक्ष फ्रेम की खोज। मैं जो लाइन बोलूँ वो लिखते चलना, आप अपने नोट्स में मेंशन करते चलो। देखो, न्यूटन के अनुसार दूरी, समय, द्रव्यमान, न्यूटन के अनुसार दूरी, समय, द्रव्यमान आदि भौतिक राशियां निरपेक्ष व नियत होती हैं। न्यूटन के अनुसार दूरी, समय, द्रव्यमान आदि भौतिक राशियां निरपेक्ष व नियत होती हैं। न्यूटन मानता था ये कि क्या है, ये नियत है। उन्होंने एक ऐसे फ्रेम की खोज करनी चाहिए। उन्होंने एक ऐसे फ्रेम की खोज करनी चाहिए जिसके सापेक्ष पिंड की गति निरपेक्ष हो। मतलब न्यूटन चाहते थे कि एक ऐसा फ्रेम खोजूं जो क्या हो, निरपेक्ष हो, जिसके सापेक्ष पिंड की गति निरपेक्ष हो। अगर कोई रह जाता है तो वीडियो को पॉज करके बैक लेके दोबारा देख लेना, समझ रहे हो। अब मैं जो इसका यही फ़ायदा है वीडियोज़ का कि अब जैसे अपन एक क्लासरूम होती है तो क्लासरूम में अगर रह जाते हैं तो सर दोबारा बोलना कि, है ना, तो यहाँ पे नहीं है दोबारा बोलना, दोबारा बैक कर लेना और देख लेना, ठीक है। लिखते चलो आगे। परंतु अंत में वे असफल रहे और निष्कर्ष निकाला कि निकाय में रहकर निकाय की निरपेक्ष गति बताना असंभव होता है। निकाय में रहकर निकाय की निरपेक्ष गति बताना असंभव होता है, ठीक है। पैरा चेंज करो, नेक्स्ट लाइन लिखो। प्रकाश संचरण की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए एक परिकल्पना प्रस्तुत की गई। समझ रहे हो, मतलब जैसे सन था, अब सन से लाइट आ रही है, ये सन से लाइट आ रही है, बीच में एनवायरनमेंट है नहीं है, सन बहुत दूर है। अब सोचो कि सन बीच में कुछ है नहीं,
वैक्यूम है, खाली है बिल्कुल। तो अब बोलते थे पहले कि मतलब पहले मानते थे लोग कि प्रकाश को संचरित होने के लिए या प्रकाश तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब बीच में फिर सोचा यार कि बीच में तो माध्यम ही नहीं है, एयर अपन का एनवायरनमेंट है, वायुमंडल एक लेवल तक है ना, उसके बाद एनवायरनमेंट खाली है बिल्कुल एयर, लेकिन प्रकाश तो फिर आना ही नहीं चाहिए बीच में एनवायरनमेंट। अगर माध्यम की आवश्यकता होती है तो बीच में तो माध्यम ही नहीं है, तो प्रकाश आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, फिर भी प्रकाश आ रहा है हमारे यहाँ तक। इसका मतलब कुछ ना कुछ या तो वहाँ पे मीडियम है, या तो उसके बीच में कोई ना कोई मीडियम है जो हमको दिख नहीं रहा, या फिर प्रकाश को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो पहले मानते थे कि प्रकाश को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन मीडियम नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने एक परिकल्पना दी कि उन्होंने बोला कि पूरे ब्रह्मांड में, सब दुनिया, पूरी जितना भी बड़ा ब्रह्मांड है उसमें एक माध्यम व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में एक माध्यम व्याप्त है, और उस माध्यम को उन्होंने बोला कि ईथर व्याप्त है। ईथर क्या बोला? ईथर जो है, ईथर जो मीडियम है वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो ये परिकल्पना प्रकाश संचरण के लिए मानी गई। तो ईथर की परिकल्पना मानी गई। तो फिर से निरपेक्ष, जब न्यूटन काम कर रहे थे तो न्यूटन थे 1600 ईस्वी के आसपास, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम निरपेक्ष फ्रेम नहीं ढूंढ सकते, निरपेक्ष फ्रेम ढूंढना असंभव है। तो फिर जब प्रकाश संचरण की बात हुई कि ईथर मीडियम की परिकल्पना दी गई, तो फिर से पुनः निरपेक्ष फ्रेम की खोज को पुनः से बल मिल गया, दोबारा से बल मिल गया। तो लिखो, परिकल्पना दी गई जिससे निरपेक्ष फ्रेम की खोज को पुनः बल मिल गया, जिससे निरपेक्ष फ्रेम की खोज को पुनः बल मिल गया, यानी कि दोबारा से उसको खोजने लग गए लोग, साइंटिस्ट। इस परिकल्पना के अनुसार प्रकाश तरंगें एक काल्पनिक माध्यम ईथर में गति करती हैं। प्रकाश तरंगें एक काल्पनिक माध्यम ईथर में गति करती हैं। यह ईथर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होता है। यह ईथर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होता है। ठीक है, ये परिकल्पना थी। फिर लिखो वैज्ञानिकों के मत। जब उन्होंने माना कि पूरे ब्रह्मांड में ईथर है, तो वैज्ञानिकों ने फिर दो मत दिए। उन्होंने दिया कि जैसे हमारी पृथ्वी है या कोई भी पिंड है, जैसे बुध ग्रह, मंगल, है ना, बृहस्पति ग्रह, ये सब ग्रह हैं, तो ये सब गति कर रहे हैं सन के चारों ओर। और अगर पूरे ब्रह्मांड में क्या है, ईथर व्याप्त है, तो जैसे ही पिंड इस ईथर में चलेगा तो अपने साथ क्या करेगा, इस ईथर को घसीटेगा। जैसे ये सन है आपका और ये पिंड है, ये इस टाइप से है ना, अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों में क्या कर रहे हैं। जैसे ये मान लो अपन की पृथ्वी है ना, ये अपन की क्या है, पृथ्वी। तो ये से पृथ्वी चल रही है, घूम रही है इसकी, तो ईथर है इसमें, तो इससे ईथर टकराएगा, तो ये ईथर को घसीटेगी, अपने साथ ईथर को क्या करेगी, घसीटेगी। लिखो, दो मत थे वैज्ञानिकों के। पहला मत लिखो, गतिशील पिंड अपने साथ ईथर को घसीटते हैं। गतिशील पिंड अपने साथ ईथर को घसीटते हैं तथा पिंड और ईथर के मध्य सापेक्ष गति नहीं होती। जितनी स्पीड से पिंड चलेगा उतनी स्पीड से क्या चलेगा, ईथर चलेगा, घसीट रहा है ना अपने साथ। जैसे ही जितनी स्पीड से पिंड चल रहा है उतनी स्पीड से वो ईथर चल रहा है, उसके आगे आगे चल रहा है। यानी कि मैंने वो एग्जाम्पल दिया था, याद करो, ट्रेन वाला। ट्रेन में दो बंदे बैठे हैं आमने सामने।
अब जितनी स्पीड से ये चल रहा है तो इतनी स्पीड से ये चल रहा है, क्योंकि ट्रेन चल रही है, ट्रेन में बैठे, है ना। तो इन दोनों के बीच में सापेक्ष गति नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से क्या है, जैसे ईथर चल रहा है और पृथ्वी चल रही है या कोई भी पिंड चल रहा है, तो इनके बीच में सापेक्ष गति नहीं होती। तो जब पिंड अपने साथ ईथर घसीटता है तो उनके मध्य सापेक्ष गति नहीं होती। अतः गतिशील पिंड के सापेक्ष प्रकाश के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः गतिशील पिंड के सापेक्ष प्रकाश के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपको याद रखना है कि जब भी पिंड अपने साथ ईथर घसीटेगा, यानी कि सापेक्ष गति नहीं होगी, तो प्रकाश का वेग क्या होगा, उस पिंड के सापेक्ष नियत रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। सेकंड मत लिखो, जब पिंड स्थिर ईथर के माध्यम में गति करते हैं, अर्थात अपने साथ ईथर को नहीं घसीटते, तो ऐसी स्थिति में पिंड और ईथर के मध्य सापेक्ष गति होती है। पिंड और ईथर के मध्य सापेक्ष गति होती है तथा प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है। तो जब ईथर को माध्यम पिंड घसीटेगा तो प्रकाश के वेग में परिवर्तन नहीं होगा, और जब नहीं घसीटेगा तो प्रकाश के वेग में परिवर्तन होगा। अब ये प्रकाश के वेग में कितना परिवर्तन होगा, कितना नहीं होगा, और होगा तो कैसा होगा, तो इसको मेजर करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट है वही है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो लिखो, अब आपका अपन का मेन जो एक्सपेरिमेंट है वो शुरू हो रहा है। तो लिखो आप माइकलसन मोरले प्रभाव। देखो, यदि स्थिर ईथर, अपन को माइकलसन मोरले प्रभाव में क्या करना है कि जो प्रकाश के वेग में परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है एक्चुअली, है ना, उसका हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अपन को प्रकाश का उन्होंने मत दिया है, अभी क्या है, साइंटिस्टों ने मत दे दिया कि जब ईथर को घसीटेगा जब तो परिवर्तन नहीं होगा, और जब नहीं घसीटेगा तो प्रकाश के वेग में परिवर्तन होगा। तो क्या ये मत सही है या गलत है? तो ये काम किसने किया था? माइकलसन ने किया था कि ये सत्य बात है या गलत बात है। तो उन्होंने फिर प्रयोग किया, तो उसी का नाम है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो लिखो, जब स्थिर ईथर में कोई गतिशील पिंड ब्रैकेट में लिखना पृथ्वी, स्थिर ईथर में कोई गतिशील पिंड ब्रैकेट में लिखो पृथ्वी गति करती है तो प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है। तो यही तो मत था सेकंड, कि जब ईथर स्थिर है और पृथ्वी गति करेगी या कोई भी पिंड गति करेगा तो वेग में परिवर्तन होता है। अब ये बात लिख ली। अब इसमें दो स्थिति हो सकती हैं, है ना, इसमें दो स्थिति हो सकती हैं। एक तो पिंड गति करे, किसमें, जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में प्रकाश गति, वो पिंड गति करे। जैसे मान लो ये सन है ना, और ये है अपन की क्या, अर्थ, पृथ्वी, और पृथ्वी घूम रही है इस डायरेक्शन में। तो पृथ्वी का वेग इस जगह अभी ये है, तो कभी जब पृथ्वी यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ गई, तो सन
एक तो लाइट इधर भी जा सकती है, यानी कि गति तो इधर, जैसे पृथ्वी यहाँ है मानो, तो पृथ्वी यहाँ है तो गति तो पृथ्वी की गति इधर की साइड है, और प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश की डायरेक्शन इस दिशा में यानी कि लंबवत है। तो दो स्थिति हैं, एक तो जो पिंड की गति है वो प्रकाश के वेग की गति की दिशा में हो सकती है, और एक हो सकती है उसकी गति की दिशा के लंबवत। तो दो स्थिति हैं। तो लिखो अब, या इस प्रकार गति की दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार गति की दो स्थिति उत्पन्न होती हैं। पहली, जब प्रकाश की किरण पृथ्वी के वेग या पृथ्वी की गति, जब प्रकाश की किरण पृथ्वी की गति की दिशा में निश्चित दूरी तय करके लौट आती है। जब प्रकाश की किरण पृथ्वी, जैसे मान लो हम इस प्रभाव को मेजर करना चाह रहे हैं, है ना, किसको, कि इस परिवर्तन, उसने बोला कि जब घसीटता नहीं है तो परिवर्तन होता है, हम उसको मेजर करना चाह रहे हैं। तो मेजर करने के लिए क्या करेंगे जो माइकल सर ने क्या किया था कि जैसे यहाँ से एक स्रोत था, जैसे ये पृथ्वी है, तो यहाँ पृथ्वी की गति है ना, और इसी डायरेक्शन में लाइट आई, जैसे यहाँ से लाइट आई, यहाँ सन था, है ना, ये गति हो रही है, तो इसी डायरेक्शन में लाइट और इसी डायरेक्शन में पृथ्वी की गति, तो उसी दिशा में गति करके टकरा कर वापस आ जाती है। तो एक स्थिति तो ये है। सेकंड स्थिति लिखो, जब प्रकाश की किरण पृथ्वी की गति की दिशा के लंबवत, गति करके प्रथम स्थिति के समान निश्चित दूरी तय करती है, गति करके प्रथम स्थिति के समान निश्चित दूरी तय करती है और पुनः लौट आती है। इन दोनों स्थितियों में देखो, इन दोनों स्थितियों में जैसे मान लो, करना क्या है, देखो जैसे मानो कि ये है सन और ये यहाँ से गई लाइट, तो यहाँ टकराई, तो जैसे इस दिशा में पृथ्वी चल रही है ना, पृथ्वी की दिशा ये है, यही दिशा पृथ्वी की है और यही लाइट की दिशा है। तो यहाँ से अपन ने कोई डिवाइस लगाई और यहाँ से टकरा के वापस आ गई यहाँ। जैसे ये मान लो ये सन है, यहाँ से लाइट चल रही है और यहाँ पे अपन ने एक प्लेट लगाई। अभी हम बनाएंगे एक्सपेरिमेंट, तो मैं समझा रहा हूँ करना क्या है। यहाँ पे अपन ने एक प्लेट लगाई, यहाँ से एक लाइट आ रही है तो दो भागों में व्यक्त हो जाएगी। अपन ने 45 डिग्री के कोण पे प्लेट लगा दी, तो एक तो इधर चल जाएगी और एक इधर चल जाएगी। अब मान लो यहाँ पे एक मिरर है, अपन ने M1 लगा दिया, एक मिरर M2 लगा दिया, ठीक है। अगर पृथ्वी की दिशा ये है और बेग की दिशा भी ये है, तो यहाँ से टकरा के, और जैसे मान लो ये दूरी बीच की ये भी D है और ये भी दूरी क्या है, D है, तो यहाँ से दूरी तय करेगी और यहाँ आएगी वापस ये, और ये जितनी तय करेगी वापस टकरा के यहाँ आएगी, यहाँ पहुँचेगी। और यहाँ पे अपन ने लगा दी कोई क्या, इंटरफेरोमीटर, यो इंटरफेरेंस होगा ना, अध्यारोपण करेंगे दोनों, और क्या होगा, यहाँ पे फ्रिंज बनेंगी और उन फ्रिंजों को देखेंगे हम। तो ये दूरी D, ये भी दूरी D, तो लेकिन यहाँ से वो कह रहा है कि जब गति सापेक्ष होती है, जब गति निरपेक्ष नहीं, क्या होती है, सापेक्ष, तो प्रकाश के वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मत सेकंड याद करो, मत सेकंड में क्या लिख रहा है, जब माध्यम या जब पिंड ईथर को नहीं घसीटता तो गति पिंड के बीच में और ईथर के बीच में कैसी होती है, सापेक्ष।
किसके बीच में? पिंड के बीच में और ईथर या प्रकाश के बीच में गति कैसी होती है? सापेक्ष होती है। तो जब सापेक्ष गति होती है तो प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है। तो मतलब अगर सापेक्ष गति है, किसके बीच में बात करें आप? सापेक्ष, कि यहाँ से सापेक्ष पृथ्वी के बीच, पृथ्वी के सापेक्ष देखें, अगर हम पृथ्वी के सापेक्ष देखें तो ये स्थिति तो पृथ्वी के दिशा के समांतर है और ये परपेंडिकुलर है, तो सापेक्ष हुआ। तो इसका मतलब इस स्थिति में और स्थिति में समान दूरी d तय करने में अलग अलग समय लगना चाहिए। ठीक है, तो हम इसी को देखते हैं। तो ये समय अलग अलग नहीं लगता, जो एक्सपेरिमेंट से निकल के आएगा वो समय क्या आएगा? एग्जैक्ट सेम निकल के आएगा। तो लिखो आप, पहले आप समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। कोई प्रॉब्लम होती है तो होने तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, दोनों स्थितियों में व्यतीत किए गए समय में अंतर प्राप्त होता है क्योंकि दोनों ही स्थितियां प्रकाश की गति के सापेक्ष हैं। एक में तो लंबवत, एक में समांतर, तो सापेक्ष है। इस अंतर को माइकलसन व्यतिकरण मापी द्वारा नापा जाता है। इस अंतर को माइकलसन व्यतिकरण मापी द्वारा नापा जाता है। अब देखो, माइकलसन व्यतिकरण मापी क्या है? वही हम डायग्राम बना रहे हैं। ये मान लो कोई सोर्स है, किसका? प्रकाश का कोई सोर्स है, स्रोत। इस प्रकाश के स्रोत से एक वर्णी प्रकाश निकला जिसकी वेवलेंथ एक हो या कुछ भी हो, लेकिन एक हो, यूनिफॉर्म हो, केवल सिंगल। जैसे रेड कलर का है तो रेड ही निकले, है ना, वॉयलेट है तो वॉयलेट निकले, कोई एक कलर निकले। अल्ट्रा वॉयलेट है तो अल्ट्रा वॉयलेट, एक वर्णी प्रकाश स्रोत निकले तो निकला। और इसको हमने एक हाफ सिल्वर प्लेट को के 45 डिग्री के कोण पर हमने क्या कर दिया? इसको लगा दिया। और ये क्या है? आक हाफ सिल्वर प्लेट है ना। इसको आप ऐसे बना लो कैसे भी करके, या अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं समझने के हिसाब से तो मैं इसको ऐसे ही बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे समझ लो आप कि ये प्लेट लगा रखी है आपने। अब इस प्लेट से टकराएगा तो कुछ तो इससे क्या होगा? पास हो जाएगा, और कुछ क्या होगा? 90 डिग्री के कोण पर क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। ये पारगमित, ये परावर्तित। और ये मान लो इस पॉइंट P है और ये आपकी प्लेट है। इस प्लेट से D दूरी पर एक मिरर लगा दिया आपने। क्या लगा दिया? मिरर। M1 कितनी दूरी पर? D दूरी पर। और इधर भी D दूरी पर एक मिरर M2 लगा दिया। तो यहाँ से लाइट वापस यहाँ से गई और रिफ्लेक्ट होकर आएगी, और इधर से भी रिफ्लेक्ट होकर आएगी और यहाँ पहुँचेगी। दोनों यहाँ पहुँचेंगी। और यहाँ पे लगा दिया हमने क्या? इंटरफेरोमीटर, यानी कि मेजर करने के लिए। यहाँ पे दोनों जब दो समान आवृत्ति है ना कि किरण एक ही बिंदु पर समान फेज में पहुंचती हैं या अध्यारोपित होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? व्यतिकरण होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? व्यतिकरण होगा, क्योंकि दो समान आवृत्तियाँ एक ही वेव से निकली हुई हैं, तो इनकी आवृत्ति भी समान होगी, समान कला में आएंगी। तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? अध्यारोपण होगा। अध्यारोपण से क्या होगा? व्यतिकरण होगा। और यहाँ पे व्यतिकरण की फ्रिंज हमें क्या होंगी? व्यतिकरण फ्रिंज हम देखेंगे तो हमें व्यतिकरण फ्रिंज मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ये क्या है? माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इसका नाम है माइकलसन व्यतिकरण मापी। माइकलसन व्यतिकरण मापी है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, ये लिख लिया आपने। इस डायग्राम को बनाओ, पहले बना लोगे आप फटाफट। ये टेलीस्कोप में हमने इसको क्या किया है? मेजर किया है। अब ये जो सोर्स है वहाँ पे सोर्स की जगह सन है, और ये दिशा पृथ्वी की दिशा,
और ये उसकी लंबवत दिशा, बस इतना सा है। एक्सपेरिमेंट किया गया है ये, और ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि इसको पूरे को घुमा सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं हम? पूरे को क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। राउंडेबल है पूरा। समझ गए ये बात? तो लिखो फिर, इसको बनाओ फटाफट। इसका नाम ए मान लो, ये बी है। लिखो, जब एक वर्णी प्रकाश स्रोत एस से प्राप्त प्रकाश किरण को 45 डिग्री कोण पर झुके अर्धरंजित प्लेट P पर आपतित किया जाता है। जब एक वर्णी प्रकाश स्रोत को 45 डिग्री के कोण पर झुके अर्धरंजित प्लेट P पर आपतित किया जाता है, तो यह दो किरणों OA व OB में विभाजित हो जाती हैं। क्या हो जाता है? किरणों में विभाजित हो जाता है। यदि समान दूरी पर दो दर्पण M1 व M2 रखे हो तो ये किरण उनसे टकराकर पुनः P पर पहुंचती हैं तथा या P पर अध्यारोपित ऐसा लिखो, मिरर M1 में M2 से टकराकर पुनः बिंदु P पर पहुंचकर अध्यारोपित होती हैं और व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त होती हैं। यदि OA व OB के मध्य की प्रकाशिक दूरी समान हो, यदि OA, इसको P प्लेट है या OB बोल सकते हैं आप इसको, OA व OB P प्लेट का नाम है ना। यदि OA व OB के मध्य की प्रकाशिक दूरी समान हो तो बिंदु P पर पहुंचने वाली किरणें समान कला में पहुंचती हैं। ठीक है। अब हम क्या समझ रहे हैं कि मान लो अब ईथर स्थिर है। अब हम जो ब्रॉड लेवल पर सोचें कि अब आप मानो कि ये पूरा सिस्टम है और इससे जैसे सन से लाइट आ रही है तो ये अपन का सन का काम करेगा, और ईथर क्या है? स्थिर है और सन से आ रही है लाइट। तो ईथर को स्थिर, इसमें अब जैसे मान लो इसके चारों ओर क्या है? इस पूरे इसमें ईथर है ना, और ये क्या है? स्थिर है ईथर, और ये क्या है? सन से लाइट आ रही है। अब मान लो अब हमारा पिंड है, पिंड का मतलब पृथ्वी है, वो भी गति कर रही है। तो मानो पृथ्वी गति कर रही है v वेग से, तो पृथ्वी गति कर रही है, उसी हिसाब से हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को क्या कराते हैं? गति कराते हैं। मान लो है ना, यहाँ से लाइट आ रही है तो हम पूरे एक्सपेरिमेंट को क्या करा रहे हैं? अब गति करा रहे हैं इस पूरे को। किस वेग से? v वेग से। ये पूरा एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है?
ये जैसे पृथ्वी गति कर रही है उसी टाइप से पृथ्वी, तो हम अब पृथ्वी को कंट्रोल करना तो हमारे बस की बात नहीं है, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट बनाया और इसको गति करा रहे हैं। जितनी वेग से पृथ्वी गति कर रही है उसी वेग से इसको हमने गति करा दिया। किसको? इस एक्सपेरिमेंट को। तो लिखो, अब यदि संपूर्ण उपकरण ईथर के सापेक्ष पृथ्वी के वेग v से OB दिशा में गति कर रहा है। OB इस दिशा में पूरा उपकरण गति कर रहा है पृथ्वी के वेग, जैसे ही पृथ्वी गति कर रही है जैसे दिशा में, जैसे पृथ्वी अभी जैसे अपन की पृथ्वी है यहाँ पर रेस्ट में थोड़ी है, हम बोल रहे हैं कि अभी ये दिशा है ना, ये वाली डायरेक्शन किसकी है? पृथ्वी की दिशा। पृथ्वी इसी दिशा में गति कर रही है और इसी दिशा में लाइट चल रही है, तो ये तो डायरेक्शन वही समांतर हो, ये हुई परपेंडिकुलर। तो इस दिशा में ही पृथ्वी गति कर रही है, तो इसी पृथ्वी है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे उपकरण को पृथ्वी जितनी स्पीड से गति कर रही है उतनी, आप इसको पृथ्वी मानो एक तरीके से, इस एक्सपेरिमेंट को क्या मानो आप? पृथ्वी मानो। यहाँ से टकरा रही है, एक तो गति की दिशा के समांतर टकरा रही है, एक गति की विपरीत दिशा के समांतर। हालांकि चल पूरा रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, समझ रहे हो? इसको आप मानो सन और इसको मानो यहाँ से वाले पार्ट को पृथ्वी, समझ रहे हो? सन और पृथ्वी बनाया उसने, माइकलसन ने। सोर्स को तो सन माना है और इस वाले पूरे पार्ट को माना है पृथ्वी। तो अब सन तो रेस्ट में, तो ये पृथ्वी गति कर रही है, तो पृथ्वी गति कर रही है किस वेग से? v वेग से। और कौन सी दिशा में गति कर रही है? इस दिशा में, OB दिशा में। ये दिशा, इसी दिशा में लाइट आ रही है, इसी दिशा में पृथ्वी चल रही है, यानी इसी दिशा में उपकरण चल रहा है। इस दिशा में लाइट आ रही है, इस दिशा में, मतलब इस दिशा में पृथ्वी चल रही है, इस दिशा में लाइट जा रही है, तो ये दिशा समांतर, ये दिशा परपेंडिकुलर। समझ में आई बात? आ गई होगी आई थिंक आप सभी को। तो अब लिखो, आप कहाँ तक लिख लिया? अब यदि संपूर्ण उपकरण को पृथ्वी के सापेक्ष v वेग से OB दिशा में गति कर रहा है, तो OB दिशा में जाते हुए प्रकाश का वेग, OB दिशा में, इस दिशा में जब प्रकाश जाएगा तो उसका वेग क्या होगा? अगर ये उपकरण v वेग से गति कर रहा है और प्रकाश जा रहा है c वेग से, प्रकाश की चाल है c, तो OB दिशा में जाते हुए प्रकाश का वेग, तो OB दिशा में जाते हुए या चलते हुए प्रकाश का वेग क्या होगा? इसी दिशा में प्रकाश और इसी दिशा में पृथ्वी, तो वेग हो जाएगा क्या? c माइनस b। होगा क्या नहीं होगा? रिलेटिव वेलोसिटी c माइनस b होगी, क्योंकि कम हो जाएगी ना। जैसे ये है ट्रक और ये है ट्रेन, ट्रेन भी इधर, ट्रक भी इधर। ट्रेन चल रही है 100 से, ट्रक चल रहा है 50 से, तो ट्रक के सापेक्ष ट्रेन कितने से चल रही है? 100 माइनस 50, यानी कि 50 से चल रही है ट्रेन। ट्रक के सापेक्ष देखें तो कितनी स्पीड से, अगर मैं देख रहा हूँ तो ट्रक चल रहा है 50 से और ट्रेन चल रही है 100 से, तो अगर कोई बंदा ट्रक में भी बैठा है और वो देख रहा है किसको? ट्रेन को, तो कितनी से चलती दिखेगी उसको ट्रेन? 100 माइनस 50, तो ये इसी दिशा में। अगर ट्रेन चल रही है इधर और ट्रक है इधर 50 से और 100 से, ट्रेन इधर इधर, तो अगर ये इसको देखेगा, इसमें से कोई बंदा इसको देखेगा तो कितने दिखेगी इसकी स्पीड? 100 प्लस 50। कितनी दिखेगी? 100 प्लस 50, यानी कि जब दिशा विपरीत हो, गति की दिशा क्या हो? विपरीत, तो चालें जुड़ जाती हैं और समान में चालें कट जाती हैं। तो लिख लो, समान दिशा में चाल घट जाती हैं तथा विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती हैं। लिख लोगे, ये तो याद हो जाएगा आपको। समान दिशा में चालें घट जाती हैं, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। तो ये दिशा, हम अभी किस दिशा की बात कर रहे हैं? OB। तो OB दिशा में अभी तो जाएगा ना प्रकाश, जब तो टकराएगा।
अभी हम लोग को प्रकाश पहुंचाना है कहाँ पे, M1 पे, फिर वापस टकरा के आएगा ये। तो जब प्रकाश जाएगा तो उसका चाल क्या होगी, C माइनस वी। तो OB दिशा में चलने वाले प्रकाश की चाल C माइनस बी, तथा BO दिशा में, तथा BO दिशा में चलने वाले प्रकाश की चाल, तथा BO दिशा में चलने वाले प्रकाश की चाल क्या होगी बताओ। पृथ्वी यानी उपकरण है, ये पृथ्वी है, यहाँ से लेके यहाँ से पूरी पृथ्वी है। तो पृथ्वी चल रही है यानी उपकरण चल रहा है इस दिशा में v वेग से, और प्रकाश अब आ रहा है इस दिशा में टकरा के, तो विपरीत हो गई, ये और ये विपरीत हो गई, तो क्या हो जाएगा C प्लस बी। तो BO दिशा में चलने वाले प्रकाश की चाल C प्लस बी होगी, C प्लस बी होगी। देखो, यदि O से B के मध्य की दूरी D हो, यदि O से B के मध्य की दूरी D हो, यदि O से B के मध्य की दूरी D हो, तो आने व जाने में लगा कुल समय बराबर गया और आया। यहाँ से यहाँ गया और क्या हुआ, आया वापस, तो कितना समय लगेगा, कुल समय T1 बराबर, लिखो, कुल समय T1 बराबर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है जाने में, पहले दूरी, जाने की दूरी निकालो, जाने में कितनी दूरी है D, चाल क्या है जाते टाइम C माइनस बी, तो D अपॉन C माइनस बी प्लस वापस आएगा कितनी दूरी चलेगा, वही D अपॉन चाल C प्लस बी। तो जाने में लगा समय और आने में लगा समय, तो T1 हो गया। इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा एलसीएम ले लो या स्क्वायर कर लो, कैसे भी कर लो। C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया D C प्लस बी प्लस D C माइनस बी। समझ गए, करो सॉल्व, ये आएगा, ये dv और dv कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2dc अपॉन C स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। dv dv कैंसिल हो जाएंगे और 2dc प्लस dc, 2dc अपॉन C स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यहाँ से मैं C स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि 2dc अपॉन C स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई C स्क्वायर। एक C काट दिया, क्या बचा 2d अपॉन C, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई C स्क्वायर, और अपॉन में है ना, मैंने इसको ऊपर पहुंचा दिया तो पावर -1, पावर 1 -1। अब उपकरण है, अब हम जो उपकरण है अब किस स्पीड से चल रहा है, v से। अब v का मान है c से कम है, v का मान किससे कम है, c से कम है। b का मान है किससे कम है, c से। c प्रकाश के वेग से थोड़ी चला सकते हैं इसको, पूरे उपकरण को प्रकाश के वेग से तो कोई चीज हम बना ही नहीं सकते, है ना। तो v का मान क्या है, बहुत कम है। तो v का मान बहुत कम है, तो 1 प्लस x की पावर n, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओ इस पे। कौन बुला रहा है, कौन से, प्रिंसिपल सर। आ रहा हूँ।